हेलो दोस्तों, मेरे चैनल कौशिकपीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी का 2019 का क्वेश्चन पेपर कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो भी मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया 2016 का एग्जाम एसएसटी सामाजिक अध्ययन सेक्शन बोलते हैं, सोशल स्टडी एजुकेशन की बात इसमें की गई है। तो ये सारा आपकी शिक्षा से रिलेटिव है कि हमें कैसे स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे टीचिंग का भूगोल और इतिहास के पढ़ाने के लिए क्या क्या उपयोग करेंगे। तो ये इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है सामाजिक अध्ययन, क्या है सामाजिक विज्ञान, क्या है। तो 2019 का पेपर है, डीएलएड सेकेंड ईयर का आपका ये। तो देखते हैं क्या क्या है। इसका पेपर कोड 210 है, फिर ये 75 मार्क्स का आता है, आपको सबको पता है। तो इसमें देखो क्वेश्चन दिए हुए हैं, सामाजिक अध्ययन विषय की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। 4 मार्क्स में आपको अवधारणा बतानी है। फिर मुख्य विषयों के साथ इसके संबंध बताने हैं 2-2 मार्क्स में, गणित के साथ, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड साइंस के साथ इसका संबंध बताना है। ऐसी अथवा में पूछा है कि मुख्य सिद्धांत बताने हैं 5, और इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, जो हम क्रिटिकल थिंक इसकी बोलते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करो, आलोचना करो, जिसमें आपको गुण भी और इसके दोष भी बताने पड़ते हैं। हम सीधा अपने आंसर पे आते हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर आप खोल के रखिए अपने सामने 19 का, तो होगा शायद आपके पास, जिससे कि समझने में आंसर आसानी होगी। देखो सामाजिक अध्ययन की अवधारणा की बात करते हैं। तो अवधारणा क्या है, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, मैंने बताया था कि सेम क्वेश्चन इसमें भी आया, सेम क्वेश्चन 2016 में आया था कि यूएसए इसको जन्मभूमि कहा जाता है। यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को, नामकरण इसका हुआ था 1892 में, जब शुरुआत में इसमें 3 विषय थे, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र। बाद में इसमें क्या सम्मिलित हुआ था, भूगोल। भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन की एक नई अवधारणा है, उस समय क्षेत्र के उपयुक्त होती है जिसका संबंध पहले इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है। मतलब स्टार्टिंग में इसमें 3 विषय, फिर साथ में एक और विषय सम्मिलित हुआ, तो इन्हीं के जो संबंध होते हैं उन्हीं का हम सामाजिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं। पहेलियों को शामिल करता है और मानव कल्याण समाज की बात करता है, और ये मानवीय संबंधों का अध्ययन है। जैसे जॉन बी माइकलिस कहते हैं कि सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा उसके अपने सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है। वह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन का मूल कार्य शिक्षा के मूल उद्देश्य के अनुरूप है, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। तो सिंपल से आप सोचोगे क्या है इसका डेफिनेशन, सामाजिक मतलब मानवीय मूल्यों का अध्ययन करता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है, और बच्चों को शिक्षा के मूल उद्देश्य के बारे में बताता है, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करता है। तो ये सामाजिक अध्ययन, मतलब वातावरण के साथ अंतःक्रिया होती है इसमें। अब शैक्षिक अनुसंधान शब्दकोश कहता है कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं को जानने, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसे विकास किया गया है तो ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये आप 4 मार्क्स में अलग अलग, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या क्या, जो किसी वैज्ञानिक ने क्या इसकी डेफिनेशन दी, तो ऐसे लिख सकते हो। सबने इसी प्रकार से बोला कि ये सामाजिक अध्ययन जिसमें हम मानव के जीवन का, मानव काल का अध्ययन करते हैं। विषयों के साथ संबंध से कि सबसे पहले लिखा है सामाजिक अध्ययन व गणित के साथ संबंध। जैसे गणित के जैसे तारीखों को बताना, जैसे हम बोलते हैं कि इतिहास का प्रमुख काल क्या था, प्राचीन इतिहास का काल, बौद्ध का धर्म, बौद्ध का जन्म कब हुआ, अशोक सम्राट ने कितने साल तक शासन किया। तो ये सब ऐतिहासिक कालों के बारे में जानकारी। भूगोल में पृथ्वी का आकार, गति, कितनी मात्रा में वर्षा हो रही है, कितने किलोमीटर क्षेत्र है, कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो ये सब चुनाव में गणना आदि में इसका उपयोग होता है। विज्ञान के साथ एक विज्ञान आविष्कारों की जननी कहा जाता है। तो इसमें बहुत से आविष्कारों को हम विज्ञान में करते हैं, बस आविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं हम सामाजिक अध्ययन में। आविष्कारों की जो जीवन परिचय हम उसको किस में पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन में। ऐतिहासिक खोजें इसमें संबंधित होती है, व्यवस्था संबंधित होती है। तो ये है सामाजिक कल्याण में विज्ञान का योगदान, मानव जीवन को सरल व सहज बनाने में विज्ञान का योगदान होता है। भाषा के साथ देखो, सबसे पहले कोई भी चीज बिना भाषा के तो लिखी नहीं जा सकती। सबसे पहले लिखोगे कि भाषा के साथ हर चीज का घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ। दूसरा लिखा है जैसे संतों का अध्ययन हम भाषा में भी करते हैं और इसमें भी करते हैं, जैसे महावीर, जैन धर्म, और वो हम हिंदी में भी पढ़ते हैं। तुलसीदास की कविता, उसकी कहानियों, उसकी रचनाओं के बारे में हिंदी में भी पढ़ते हैं, और तुलसीदास का जीवन परिचय कैसा था, उसने कैसी कैसी जीवन रहा उसका, तो उसका हम सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन के अर्जन में सहायक है। सामाजिक अध्ययन के विषयों पर निबंध, कहानी, अनुच्छेद हम हिंदी में भी लिखते हैं।
अब और में पूछा है कि पाठ्यचर्या निर्माण के सामान्य सिद्धांत सब सिंपल से हैं कि वही अनुभव का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत, जीवन से संबंधित सिद्धांत, दैनिक जीवन से संस्कृति की संरक्षणता का, हस्ताक्षर का सिद्धांत, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, समन्वय तथा एकीकरण। मतलब कि पाठ्यचर्या निर्माण करते समय हमें इन सिद्धांत को पालन करना पड़ता है। ये सारे आपके सिद्धांत है, आप देख लीजिए। बाल केंद्रित सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की आलोचना करनी है, मतलब आलोचनात्मक मूल्यांकन। देखो, सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्कूलों में उपयुक्त साधन तथा सुविधाओं का अभाव रहता है, तो ये पहली आलोचना है इसकी। यदि चार्ट, नक्शे तथा अन्य सामग्री स्कूल में उपलब्ध भी हो तो प्राय यह देखा गया है कि उसका उपयोग नहीं होता, क्योंकि इस नियंत्रण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पहला कि सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए सुविधा नहीं है, और सुविधा है भी तो उनका ठीक से उपयोग नहीं होता, और अध्यापकों के पास इतना समय नहीं होता कि वो सामाजिक अध्ययन को व्यवहारिक रूप देने के लिए पाठ्यक्रमिक क्रियाओं जैसे स्थानीय भ्रमण, यात्रा, वाद विवाद आदि की व्यवस्था कर सके। मतलब बहुत से ऐसे टीचर लेजीपन होते हैं कि उन्हें हर चीज क्रियाएं नहीं करवा सकते, क्योंकि सामाजिक अध्ययन हमें घूम के फील्ड ट्रिप के द्वारा अच्छे से सीखा जा सकता है, जो चीज हर अध्यापक नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें खर्चा भी आता है और हर अध्यापक सोचता है कि जो हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वही सब कुछ है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी आलोचना हुई है। कई बार आलोचना हुई है कि ये बच्चों के अनुरूप नहीं है, इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये संसाधनों, अब सेकंड क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण का अर्थ क्या है? संसाधनों का सर्वाधिक सावधानी पूर्वक उपयोग करना और नए सिरे से बनाने का समय देना, तो ये संसाधनों का संरक्षण है। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित है। संसाधनों की पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया गया है, क्योंकि वितरण भौतिक कारकों जैसे जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है संसाधनों के संरक्षण की? ये 16 में भी पूछा था। क्योंकि सीमित मात्रा है, मांग और आपूर्ति बहुत ज्यादा होती है, संसाधनों को बनाने में काफी लंबा समय लगता है, आवश्यकता से अधिक इसका प्रयोग होता है। इसलिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा, जैसे हमें सिंपल से शब्दों में बताऊं तो ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों में के लिए भी बचा के रखा जाए और वर्तमान में भी उसकी आवश्यकता हो पाए। सतत पोषणीय विकास का उद्देश्य संसाधनों तथा पर्यावरण के उपयोग से वर्तमान जीवन शैली को बढ़ाना है। इस तरह से भविष्य की पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता नीचे नहीं गिरेगी तथा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी नहीं होगी तथा आने वाली पीढ़ी भी संसाधनों का लाभ उठा पाएगी। तो इसी को क्या है? सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखना, पहला घटक है। मानव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, तीसरा संसाधनों का कम ह्रास करना। सतत पोषणीय विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तत्व में देखो, संसाधनों का प्रभावपूर्ण नियोजन, आवश्यकता अनुसार उपयोग, समान वितरण, लोगों में जागरूकता फैलाना, नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि को कम करना। तो ये सतत पोषणीय जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तत्व एलिमेंट कहते हैं इसे। अथवा में पूछा है कि पर्यावरण ह्रास क्या है? मतलब पर्यावरण का निम्नीकरण, ये पर्यावरण का कमी हो रहा है, पर्यावरण घटना, ऐसे कह सकते हैं। पर्यावरण का ह्रास का अर्थ होता है कि पर्यावरण का खत्म होना या पर्यावरण को नुकसान होना। इसका यह अर्थ है कि पर्यावरण तथा पर्यावरण से उपस्थित संसाधनों का उपयोग बहुत अधिक कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे पर्यावरण ह्रास होता है। जैसे कि पर्यावरण में से वातावरण खराब हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पर्यावरण संतुलन नहीं बन रहा, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये पर्यावरण ह्रास है। परितरण का संतुलित होना, प्रकृति में बदलाव, लोगों की जीवन का प्रभाव, तो ये पड़ता है। अब बढ़ती जनसंख्या का हानिकारक क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, बढ़ती जनसंख्या के कारण आपूर्ति मांग बढ़ती है, पेड़ों की कटाई ज्यादा होती है, वन आरोपण, भारत में वन्य क्षेत्र कम होते हैं, मिट्टी अपरदन होता है, बाढ़, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, वन्य जीव को खतरा, रासायनिक एवं कीटनाशकों का प्रयोग, प्रदूषण ज्यादा फैलता है और जो भी चीजों की आवश्यकता बहुत बढ़ती है। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण क्या क्या इफेक्ट पड़ता है पर्यावरण ह्रास को? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, जिससे दिन पर दिन का तापमान में वृद्धि हो रही है। ओजोन परत का ह्रास, जो ओजोन परत में छेद हो जाता है, उसकी बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों की धरती पर आसानी से आना, किरणों के द्वारा त्वचा कैंसर को बढ़ना और प्रदूषण फैलना, तो ये प्रभाव डालता है भूमंडलीय ताप वृद्धि से, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
अब आपका क्वेश्चन पूछा है योजना विधि। मैं तीसरे क्वेश्चन पे आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि क्या पूछा है इसमें। देखो, योजना विधि को परिभाषित कीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में आप योजना विधि का उपयोग कैसे करोगे? 2 नंबर में परिभाषित करना है, 5 नंबर में योजना विधि बतानी है, 3 नंबर में उदाहरण देकर आपको इसको बताना है। तो हम योजना की विधि की बात करते हैं। ये आपका योजना विधि आ गया यहाँ पर। देखो, वह विधि जो छात्रों द्वारा वास्तविक कार्य या क्रिया पर आधारित होती है। इसमें पाठ्यवस्तु सामग्री तथा शिक्षण क्रियाओं का आधार छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है। इसी को योजना विधि कहते हैं। इस विधि के प्रवर्तक विलियम किलपैट्रिक थे, जो प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं। इसी को AC पार्कर ने कहा कि परियोजना का कार्य की एक ऐसी इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य करने की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। चार्ट्स इस प्रचलित शिक्षक प्रणाली में विविध विषय संगठन इस प्रकार होता है कि सिद्धांत पहले पढ़ाए जाते हैं, परंतु प्रोजेक्ट व्यू रचना से पहले समस्याएं रखी जाती है, जिनका समाधान करते हुए विद्यार्थी आवश्यकता अनुसार सिद्धांतों का निर्माण कर लेते हैं। चार्टर्स के अनुसार कहा गया ये। योजना विधि के उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोगिता क्या है? देखो, विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए हम इस विधि का क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। पहला कि महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय पढ़ाने के लिए, चीनी यात्रियों के भारत में भ्रमण आया उसमें पढ़ाने के लिए, भारत के त्यौहार पढ़ाने के लिए, विभिन्न राज्यों की झांकियां, गुप्तकाल स्वर युग के रूप में, गांव में सिंचाई के समाधान, हमारे देश में फसल उत्पादन पर मानसून का प्रभाव। तो ये आप पढ़ा सकते हो। विद्यालय उद्यान की देखभाल, ग्राम पंचायत का चुनाव, संगठन एवं कार्य प्रणाली, विद्यालय में स्वच्छता, हमारे उत्सव, विभिन्न प्रकार के मानचित्र तथा मॉडल आदि बनाना, स्कूल में सहकारी दुकान। तो इस प्रकार से आप योजना विधि का वो कर सकते हो। दूसरा पूछा सर्वेक्षण विधि, जो हम सर्वे करते हैं उसकी बात करिए। इसमें किसी विशेष स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के समूह के क्रियाओं, विचारों, आदतों, साधनों, मूल्यों तथा संस्थाओं के कार्य करने के तरीकों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करना। मतलब ये सर्वे करते हैं तो हम घरों में जाते हैं विभिन्न प्रकार के, तो देखते हैं कि उनकी आदतें कैसी हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनके साधन क्या क्या उपयोग करते हैं, उनके मूल्य कैसे हैं, वो कैसे कैसे संस्थाओं में काम करते हैं। तो ये क्या होती है? ये सर्वेक्षण विधि। तो जैसे कि समाज के किसी पक्ष जैसे कृषि, औद्योगिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, रहन सहन स्तर, विकास की संभावनाएं आदि की जानकारी प्राप्त करना, ये इसमें आता है। इसकी उपयोगिता की छात्र जीवन के अर्थात पक्षों को जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं, वातावरण सक्रिय तथा सजग रहता है, छात्र समाज के संपर्क में आते हैं, परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है, छात्रों की खोज शक्ति का विकास होता है। ये उपयोगिता हो गई। छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, पर्यावरण प्रकरणों में छात्रों की रुचि बढ़ती है। तो ये हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण से आस पड़ोस की सीमित कृषि भूमि, उपभोग का सर्वेक्षण, स्थानीय यातायात के साधनों का सर्वेक्षण, स्थानीय दुकानों का सर्वेक्षण, मोहल्ले के परिवारों का सर्वेक्षण तथा स्थानीय तत्वों का सर्वेक्षण जो पर्यावरण को दूषित करते हैं। तो यह उदाहरण हम इसमें सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड में यूज कर सकते हैं। पूछा कि मॉडल क्या है? मॉडल से तात्पर्य उस वस्तु की उपयुक्तता तथा सुविधाजनक दृष्टि से अच्छी तरह नकल की हुई ऐसी बनावट या प्रतिरूप से है। इसे प्रदर्शित करके अच्छी तरह उस वस्तु या उसकी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मतलब मॉडल हुबहू हम एक प्रतिरूप बना देते हैं या नकल कर देते हैं, उसी को मॉडल कहा गया है। जैसे सौर मंडल का, सौर ऊर्जा का, ये सब होता है। उदाहरण के लिए भांगड़ा डैम के बारे में उचित जानकारी उसके मॉडल से दी जा सकती है कि वो किस प्रकार से बना है, उसका क्या लेंथ है, क्या आकार है, तो ये हम बता सकते हैं इसमें। अब मॉडल की उपयोगिता क्या है? मॉडल वस्तु को स्पष्ट करने में सहायता देता है। मॉडल द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक तथा सजीव बनाया जा सकता है। ये इसमें लिख सकते हो, रोचक और सजीव बनाया जा सकता है। छात्रों को ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिल सकती है। छात्र शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में भागी बन सकते हैं, मतलब भागीदारी उनकी अच्छी हो सकती है। छात्रों का महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित हो सकता है। यह क्रियाओं मॉडल छात्रों को स्वयं अपनी ओर खींचते हैं तथा विषय के बारे में जानकारी रुचि गहन हो जाती है उसमें। उदाहरण सौर मंडल का मॉडल, जल चक्र का मॉडल, वाटर हार्वेस्टिंग का मॉडल आप यूज कर सकते हो। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी के किसी भाग का दियामामी लंबाई और चौड़ाई। सिंपल से आप लिख सकते हो कि मानचित्र किसी ग्रिड पर दर्शाया गया एक वो होता है पैमाना, परमाणु चिन्हों की सहायता से दर्शाया जाता है। इसका अर्थ होता है कि
पृथ्वी की सतह के विशिष्ट क्षेत्र में मानचित्र के रूप में कागज के टुकड़ों पर एक निश्चित अनुपात में सूक्ष्म रूप से दिखाया जाता है। मतलब कागज के टुकड़े पर एक छोटा रूप हमें दिखाया जाता है मानचित्र का, उसी को मानचित्र का। मानचित्र शब्द मन और चित्र से निकलने से बना हुआ है। इसका अर्थ है कि यह शब्द मानचित्र किसी पैमाने या मूल्य या माप पर एक आकृति बनाने को दर्शाता है। मानचित्र की भूमिका क्या है? जमीन मापने में जमीन का नक्शा दिखाता है, पर्यटक की सहायता करता है कि कहाँ कहाँ हमें घूमना है। मानचित्र की गूगल मैप का यूज कर सकते हो आप। स्थानों को दर्शाने में, भौतिक स्वरूप दर्शाने में, इमारतों के निर्माण में सहायक, व्यावसायिक उन्नति पता लगाने में और मार्गों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग करते हैं अर्थशास्त्र में। अब 5वां क्वेश्चन पूछा है आपका, एक्शन रिसर्च क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है या ऐसी तकनीक कह सकते हैं कि आप अक्सर देखते हैं कि विद्यालय में छात्रों को या अध्यापकों को भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन समस्या का पता लगाने और उनका निदान करने के लिए छात्र एक तकनीक अपनाते हैं, उसी को क्रियात्मक अनुसंधान या शोध तकनीक का प्रयोग करते हैं। शैक्षिक कार्यों को सुधार करने के लिए, विद्यालय की कार्यों को सुधार करने के लिए एक सहयोगी क्रिया है जो कर्मियों व संस्थान में प्रतिदिन होने वाली समस्या को दूर करने हेतु वास्तविक समस्या पर की जाती है। देखो समस्या क्या क्या होती है इसके अंदर। छात्रों को कम उपस्थिति क्यों होती है? छात्रों का पढ़ाई में रुचि न लेना, गृह कार्य करके न आना, कक्षा में अनुपस्थित रहना, ये इसकी समस्या है। क्रियात्मक अनुसंधान के चरण जैसे समस्या की पहचान, क्रिया की योजना, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, भविष्य के लिए योजना, निष्कर्ष और परिणाम, ये भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। 6वां क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। वो क्या क्या उद्देश्य है? समाज के प्रति छात्रों में स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण करना, छात्रों को समाज में रहने की कला का प्रशिक्षण मिलता है। तीसरा, छात्रों में देश की धरोहर तथा संस्कृति के प्रति सम्मान, प्रेम तथा श्रद्धा की भावना का विकास होता है। समाज में एकरूपता का दृढ़ता लाना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावनाओं के विकास में सहायक, सामाजिक जीवन को उन्नत, सफल तथा समृद्ध बनाने में सहायक, राष्ट्र के प्रति भावनात्मक एकता को बढ़ाने देने में सहायक। तो ये आपके क्या हो गए? सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य, मतलब ये पढ़ाने के हम क्या क्या उद्देश्य हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7वां पूछा, देखो हर बार सभ्यता और संस्कृति का एक क्वेश्चन आता है, आपका 2nd यूनिट में दे रखा है। एक सभ्यता को मनुष्य की सामाजिक विकास एवं संगठन की दशा के रूप में देखते हैं। तो इसमें हम राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक संरचना संबंधित क्रियाएं इसका केंद्र बिंदु होती है। मतलब जो भी है संरचना संबंधित क्रियाएं होती है इसमें। सभ्यता विशेष रूप से मानवीय समुदाय, जानवरों को पालतू बनाना, पौधे, लोग, ज्ञान, विश्वास पर आधारित होता है। संस्कृति जिसका प्रचलन, जिसमें हम बोलते हैं रीति रिवाजों सारे के अमूर्त रूप से विद्यमान हो सकती है। शिल्पाकृति या शारीरिक संस्कारी के रूप में, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं एवं विकास पर आधारित होती है क्या? संस्कृति अमूर्त रूप से भाषा, रीति, परंपरा एवं लोगों के व्यवहार को प्रतिपादित करूंगा, ऐसा कहती है। संस्कृति मनुष्य का आंतरिक तत्व है जो उसकी भावनाओं, विचारों, आदर्शों, कला तथा साहित्य एवं मूल्य को प्रदर्शित करती है। दोनों में संबंध क्या है? देखो, संस्कृति सभ्यता के अंतर्गत विद्यमान है। संस्कृति को आधुनिकता के लिए नहीं कहा जाता, सभ्यता हमेशा आधुनिकता दोनों होती है। दोनों ही समाज की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, दोनों ही समाज का बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, दोनों ही मानव को संयम बनाने में भूमिका निभाते हैं। एक सभ्यता अनेक संस्कृति को जन्म देती है, ये भी कह सकते हैं हम। दोनों ही समाज के तत्व हैं। वैश्वीकरण का अर्थ है कि सीमा से बाहर लोगों की हलचल और व्यापार पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह की स्थिति के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। मतलब सिंपल शब्द है विश्व का एकीकरण, मतलब एक देश का दूसरे देश से जो जुड़ाव होता है उसी को वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब हम एक देश से दूसरे देश में व्यापार, पूंजी, प्रवाह, श्रम करने के लिए जा सकते हैं। तो ये आपका हो गया वैश्वीकरण। इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो रोजगार में, समाज पर, शिक्षा पर, औद्योगिकरण पर, तकनीकी पर, अर्थव्यवस्था पर, एकीकरण पर इसका प्रभाव पड़ा था। निजीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें निजी के क्षेत्र में स्वामित्व या उद्योगों को स्वयं चलाने की स्थिति में शामिल करना। निजी मतलब कि आपको निजी दे दिया कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो, आपको सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।
ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के प्रबंधन को सरकार के स्वामी से धीरे धीरे छुटकारे को दर्शाते हैं। मतलब जो सरकार के पास थे उद्योग धंधे, उसको निजी लोग धीरे धीरे छुटकारा ले रहे हैं, सरकार से अपने पास ले रहे हैं। सरकारी उद्योगों को पूरी तरह से निजी उद्यमियों को बेचना या वह उद्योग जिनमें सरकारी एवं निजी उद्यमियों को स्वामित्व में से सरकारी स्वामित्व का प्रबंधन की वापसी लेना। इसका प्रभाव क्या पड़ा? प्रतिस्पर्धा वातावरण को बढ़ाना, उत्पादन की विविधता को बढ़ाता है, निजीकरण उपभोक्ता की प्रभुसत्ता को बढ़ाता देता है, कम समय में अच्छा कार्य की बात करता है। 9वां क्वेश्चन है ग्लोब। ग्लोब को पृथ्वी के ऐसे गोलाकार मॉडल या प्रतिरूप के रूप में परिभाषित किया जाता है कि मतलब पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप है ये, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के आकारों, शेप, महाद्वीप, जो भी महासागर, उनका अध्ययन करते हैं और ये अनुपात को प्रदर्शित करता है। सामाजिक अध्ययन की संबंधित विषयों के शिक्षण में ग्लोब एक दृश्य साधन है के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब कि ऑडियो विजुअल की बात करते हैं तो ये विजुअल साधन के रूप में है कि हम इसके द्वारा हम पृथ्वी का कंसेप्ट समझ सकते हैं, अर्थ का। इसकी भूमिका क्या है? दृश्य साधन के रूप में ये बच्चों को समझाने में है। पृथ्वी का प्रतिरूप है, पृथ्वी और उसके धरातल पर स्थित भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करता है। इसके द्वारा हम अच्छे से अवधारणा को सीख सकते हैं, चाहे राज्य के बारे में हो, महाद्वीप के बारे में हो, महासागरों के बारे में। फिर अगला आता है कि सामाजिक अध्ययन कक्ष। ये भी आपके 2016 में सेम आया था कि सोशल स्टडी क्लासरूम क्या होता है? वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए उसके कक्षा कक्ष को प्रयोगशाला के नाम से भी पुकारा जाता है कि क्लास सोशल स्टडी लैबोरेटरी के नाम से। सामाजिक अध्ययन कक्षा ऐसे गत्यात्मक वातावरण की ओर संकेत करता है जिसमें शिक्षक अपने छात्रों को आवश्यक निर्देश एवं पथ प्रदर्शन करके शिक्षण प्रदान करता है। तो इसकी आवश्यक सामग्री क्या है? कक्षा कक्ष में एक सम्मेलन या विचार विमर्श करने की व्यवस्था, चौक बोर्ड, कुर्सी, मेज, मानचित्र, चार्ट, ग्लोब, उचित संग्रह, ग्राफ अंकित, विभिन्न प्रकार की रेखा चित्र जितने भी हैं सामाजिक से रिलेटेड हम देखते हैं, ग्लोब, चित्र, चार्ट, आलेख, सब चीज। ब्लूप्रिंट पूछा है, इसका निर्माण प्रश्न पत्र के प्रश्न बनाने से पहले किया जाता है, जिसमें हम सभी ज्ञानात्मक, बोधात्मक तथा कौशलात्मक रूप से बांट दिया जाता है। योग्यता, जैसे कि ये ब्लूप्रिंट है मैंने बनाया हुआ है, योग्यता विषय वस्तु में लिखोगे पाठ्य वस्तु, मानचित्र। ज्ञानात्मक में आप लिख दोगे कि वेरी शॉर्ट आंसर, और लॉन्ग आंसर की बात करते हैं तो ये ऐसे डिवाइड करके तो आप ये बना सकते हो। फिर आपका सामाजिक अध्ययन को समझाने में सामयिक घटनाओं के ज्ञान की भूमिका, जो तत्कालिक घटना होती है इसकी भूमिका क्या है? आलोचनात्मक मूल्यांकन विवादास्पद मामलों में निर्णय लेने की कौशल बढ़ाता है, बंधुता को समझाना, गुणों का विकास करता है, परिणाम का अनुमान, भारी जीवन से ज्ञान व संबंध को दर्शाता है, निरीक्षण कार्य में रुचि विकसित करता है, विवादपूर्ण विषयों का मूल्यांकन करता है, कम महत्व तथा अधिक महत्व की खबरों के अंतर को मानने की योग्यता देता है, सामाजिक ज्ञान की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए विद्यार्थियों की कुशलता का निपुणता प्राप्त करने में सहायता होता है। विवादपूर्ण विश्वासों का मूल्यांकन यही करता है, वर्तमान प्रगति को देखता है, संभावित कारणों का यह हमें बारे में बताता है। तो ये आपका खत्म होता है यहीं पर लास्ट क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दो। इसका अगर कमेंट बहुत 50 कमेंट आते हैं तो मैं इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा।